हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मजे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जो अभी हम करंट में चैप्टर चला रहे हैं वो बच्चों आपका है प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके टर्म टू मैथ्स का। और आज से आपका सिलेबस यहीं से लगभग फिनिश हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और आज जो सेशन हम लोग लाए वो आपका सेशन है बेस थ्योरम पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो पढ़ा था वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन बच्चों आपका मिल जाता है। और आज जो क्वेश्चन मिलेगा आपको लॉन्ग में मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते बस आज का सेशन। आप सभी लोग कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, बराबर नोट करिए, अपनी कोचिंग का फील लेकर के ही पढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमें काम करना होगा बेस थ्योरम में। लेकिन अगर इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको पढ़ाई थी, अगर वो नहीं देखा बच्चों तो उसका प्रूफ हमने वहाँ पे करा रखा, वो जरूर देख के आएंगे, क्योंकि वहीं के आगे आपका स्टार्ट होता है बेस थ्योरम। वो अगर प्रूफ आपको आता है तो बेस थ्योरम का भी आपको सिंपल सा फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आप क्वेश्चन ही समझना चाहते हो बेस थ्योरम पर बेस, तो वो भी आपको समझा दिए जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कहीं ना कहीं कमियां बनी रहेंगी। तो बस 10 से 5 मिनट का ही सेशन है जिसमें हमने प्रूव किया हुआ है। बाकी उसमें न्यूमेरिकल भी लगे हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट लगे होंगे जिसमें हमने प्रूव कराया है, ज़्यादा भी लग सकता है, तो वो जरूर टाइम निकाल के आप देख लेना। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते फिर आज का बेस थ्योरम। इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है, ये आपको केस स्टडी पर बेस भी बना के दे सकता है। ठीक है, वही सारी कंडीशन है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट जिसका ये सैंपल स्पेस बन गया इस तरह से, और कोई एक इवेंट है जो सब में हो रही है। ठीक है, मान लेते कोई इवेंट इस तरह से ये ए नाम की है, जो E1 के साथ भी है, E2 के साथ भी है, E3 के साथ है, E4 के साथ है, ऐसे n नंबर तक चलता आ रहा है यहाँ से ऐसे, ये nth नंबर की इवेंट यानी En है। ठीक है, इस तरह से हमने एक सैंपल स्पेस को डिफाइन किया हुआ है और उसके पार्टीशन कर लिए हैं E1 E2 ऐसे En तक। ठीक है, आगे क्या है, वही फिर से दो कंडीशन। फर्स्ट क्या है कि सारी इवेंट E1 E2 E3 En डॉट डॉट En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो EI यानी कोई भी दो इवेंट का आपस में इंटरसेक्शन आप लेना चाहोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, फाई देगा। क्या देगा, नल सेट देगा। कंडीशन क्या, कभी भी I और J आपस में इक्वल ना हो, जो कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के प्रूफ में भी ऐसे आपको बताया हुआ था। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बच्चों, दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि इन सारी इवेंट का E1 E2 डॉट डॉट ऐसे कहां तक En तक अगर है तो इन सब का क्या लेना, यूनियन अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिल जाए, टोटल सैंपल स्पेस अगर आपको मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों, टोटल सैंपल स्पेस अगर आपको मिल जाए, तब आप कहोगे कि इस तरह की प्रॉपर्टी अगर कोई इवेंट अगर आपके साथ में शो कर रही है तो उन सारी इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना कंपलसरी है, साथ ही साथ इवेंट का एग्जॉस्टिव इवेंट होना भी कंपलसरी है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कहता था कि एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जो ए टाइप की है, जो सब में E1 E2 E3 में हैपन हो रही है। ठीक है, बेस थ्योरम का मैं थोड़ा सा अलग ढंग से और बताना चाहता हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी को भी ऐसे आप कह सकते हो। मान लो इस तरह से कुछ आपको बैग दिए गए हैं, इनमें कुछ बॉल पड़ी हैं, ये कुछ ग्रीन कलर की बॉल हैं ऐसे सपोज करो, कुछ येलो कलर की ऐसे बॉल हैं। ठीक है, ऐसे सब में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ बॉल ऐसे पड़ी होंगी। ठीक है, हमने दो ही कलर यहाँ पे सिलेक्ट किए, ज़्यादा नहीं लिए हैं। इस तरह से हमने बॉल कुछ बनाई। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी ऐसी पूछी जाती थी कि आपको बैग से एक बॉल निकालनी है और वो टोटल बतानी होती थी प्रोबेबिलिटी, जहां पे हम लोग क्या करते थे, एक इवेंट सब में कॉमन हो रही थी। ठीक है, बैग इससे प्रोबेबिलिटी उसकी इसमें निकालने के बाद आप टोटल प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाल रहे हैं। लेकिन आप समझो जरा, आपसे पूछा क्या जाएगा, उल्टे में कहेगा आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ग्रीन कलर की बॉल या रेड कलर की बॉल आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताओ कि जो बॉल आई है, साथ ही साथ कहें या यूं कहो कि पूछता यही है कि आपको बताना है कि जो ग्रीन कलर की बॉल आई है वो सेकंड बैग से आई है, फर्स्ट बैग से आई है, ए टाइप के बैग से आई या बी टाइप की या सी टाइप के बैग से आई है। ये आपको पूछा जाता था। ठीक है, इसमें बेस थ्योरम में पूछा जाएगा, पूछा जाता था नहीं, पूछा जाता था प्रोबेबिलिटी में, टोटल प्रोबेबिलिटी में वो तो अलग था। उसमें पूछता था ग्रीन कलर की बॉल आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ये नहीं कहता ग्रीन कलर की बॉल है, उससे एक स्टेप जाके उल्टे पूछ लेता है कि ग्रीन कलर की बॉल जो आई है वो बैग नंबर फर्स्ट से आई है, ये प्रोबेबिलिटी निकालो।
तो ठीक है, हमें काम कैसे करना होगा, सबसे पहले हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी को काउंट करेंगे। तो प्रूफ इसका लिख लेते, बहुत छोटा ही सा प्रूफ है, बड़ा नहीं करना है। ये मानते हुए कि टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ आपको आता है, सिंस एक ऐसी इवेंट जो ए सब में हो रही है, तो यहाँ पे अच्छा कैसे कहेंगे कि आपको बताना है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इवेंट ए जो हैपन है वो कहाँ से हुई है, E1 से हुई है, पहली वाली इवेंट से हुई, पांचवी इवेंट से हुई है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ भी एक बैग में एक ऐसे कोई है जिसमें बहुत बैग आपको 3-4 दिए गए हैं, उनमें कई कई डिफरेंट कलर की बॉल पड़ी हैं, आपको बताना है उन बैग से बॉल निकाली जा रही है, तो बॉल तो निकलेगी, रेड कलर की आएगी, येलो कलर की बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, बता देते, प्रीवियस आपका लेक्चर हो गया। लेकिन नहीं, आगे जाके उल्टे में क्या पूछ रहा है कि रेड कलर की बॉल कहाँ से आए, बैग नंबर 2 से आए, फर्स्ट से आए, तो ये हमें करना है। तो पहले तो हम बता देंगे आपको कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आपको वो आना चाहिए कि नहीं, सैंपल स्पेस कितना है, यानी कि सैंपल स्पेस ओरिजिनल, फिर इसके बाद ए बनेगा सैंपल स्पेस, तब जाके आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। सपोज करो ए टाइप की इवेंट जो आप निकालते हो बच्चों, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती, बस आप मुझे ये बता दो। ए टाइप की इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछें तो वो आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगी, तो आप ऐसे ही तो लिख रहे थे, E1 नाम की इवेंट हो जाए, इसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो जो E1 के होने के बाद होती है। ठीक है, बाद में क्या करते हो, मान लो कुछ इवेंट हमने यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी E2 की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर E2 के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्लस डॉट डॉट लास्ट में En के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, En के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो। तो ये ए के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई जो इवेंट E1, E2, E3 सबके साथ हो रही थी। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी ए की है। हमें क्या बताना है कि ए की प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालो कि वो E1 के द्वारा हो रही हो। ठीक है, E1 के द्वारा हो रही हो। अच्छा, तो ये हमारा ए का टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हमें पर्टिकुलर किसी एक में होने के चांस बताने, सपोज करो आपको E1 में होने के चांसेस बताने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने जा रहे हो कि वो E1 से हो रही हो, तो E1 में हो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कब, जब वो ए नाम की इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुकी है। अब आप ए की प्रोबेबिलिटी पता कर चुके हो, तो ए के बाद हैपन होगी कि वो E1 से बॉल निकली है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका E1 इवेंट जो है वो आपका बन जाएगा फेवरेबल केसेस। तो E1 का कितना फेवरेबल केसेस, ये वाला हो गया, तो आप इसको लिख लेंगे ऊपर फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस ही तो लिखते हो, तो आप लिख रहे होंगे यहाँ पे क्या, ये बच्चों लिखा हमने P E1 इंटू में PA बाई E1, यानी कि ये फेवरेबल केसेस अपॉन में क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड कर देना। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी वो हम लोग निकालने का मेथड यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो ये आपको बेस थ्योरम का प्रूफ इस तरह से मिलेगा। हमने ये मानते हुए प्रूफ किया बच्चों कि आपका पर्टिकुलर E1 इवेंट से निकालने को बोला गया है, E1 इवेंट से निकालने को बोला गया है। इसका मतलब आपको पहला लेक्चर अच्छे से आना चाहिए। अगर फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो यहाँ से आपके दूर हो जाएंगे, उसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, प्रूफ बहुत डिटेल में करा दिया था। ठीक है, तो आप वो देख के आइए। फिर ये देखिए बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद ही करना चाहिए हम लोगों को। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकालेंगे, जो बेस थ्योरम में क्या हो जाता, टोटल सैंपल स्पेस बन जाता, जो डिवाइड में आने वाला है। साथ ही साथ किसी एक पर्टिकुलर जो बैग से कहेगा यहाँ से आए या इस इवेंट के होने के बाद वो निकालनी होगी, तो वो जो इवेंट है वो हमारा फेवरेबल केस है जो ऊपर बैठेगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी की जब कैलकुलेशन करते तो यही सारा होता। इन्हीं में अगर वो कहता कि दूसरी इवेंट से होता है वो हैपनिंग, तो इसको फेवरेबल केस मान के ऊपर हम लोग लिख रहे होते। तो अब देखते हैं जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके कैसे होने वाले हैं। तो आप भी बस शुरू कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनको आपको सीखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है, लिखा है ए बैग 1 है, मान लो ये बैग है, फर्स्ट बैग 3 रेड एंड 4 ब्लैक। ओके, दूसरा एक बैग, another bag 5 red and then 6 black. Okay, one ball is drawn
एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, पता नहीं किस बैग से, ओके, इट इज फाउंड टू बी रेड, ये रेड आती है, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी के रूप में रेड देखना होगा। क्या देखना होगा? रेड, यानी यही टोटल सैंपल स्पेस बन के नीचे बैठेगा। अब उसने आगे अगर नहीं कुछ कहा तो इतना ही होता तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल के बैठ जाती, तो उसने आगे बोला जरूर होगा कि रेड की प्रोबेबिलिटी आए तो इस बैग से यानी रेड निकाली गई वो निकालो, तब जाके बेस थ्योरम लगेगी, नहीं तो हम लोग टोटल थ्योरम यहाँ पे निकाल के रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल देते। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। ठीक है, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालते हैं। पहला काम क्या है कि बैग का ही हमें करना होगा। इवन इवेंट क्या है कि बैग ए से निकाली जाए, दूसरा क्या बैग बी से, तो हम लोग बैग ए को पहले सेलेक्ट करने को इवन बोल रहे होंगे। जब इवन हमारा सेलेक्ट यानी बैग पहले सेलेक्ट करो, कहाँ से निकालनी बॉल आपको, तो जब बॉल सेलेक्ट करने का बैग सेलेक्ट हो जाएगा तब जाके बैग के अंदर हाथ डाल के हम लोग दूसरी इवेंट को परफॉर्म कर रहे होंगे जो रेड बॉल आपकी निकालने की होगी। ठीक है, तो पहले तो हम बोलते हैं पी इवन यहाँ से कितना आएगा, यानी बैग फर्स्ट सेलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। ठीक है, दो बैग हैं, आधी प्रोबेबिलिटी इसको सेलेक्ट करने की, आधी प्रोबेबिलिटी उसको सेलेक्ट करने की, दो में से कोई एक बैग सेलेक्ट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितनी होगी बच्चों? 1/2 होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी पहला काम क्या है? E1 E2 यानी बैग का सिलेक्शन करना। अब बैग सेलेक्ट हो गया है यानी E1 को सेलेक्ट कर लिया यानी E1 हैपन हो गई, तो प्रोबेबिलिटी निकालो किस बात की? रेड के होने की। तो रेड अब आपको निकालनी है। रेड कितनी? टोटल 3 हैं, 3 आउट ऑफ 7। 7 क्यों आया? 4 तो नहीं लिखना, 3 + 4 लिखना। ओके, अब आपको आगे यहाँ सीखना होगा। यहाँ भी बच्चों कह रहा है कि रेड ही निकालो। कब रेड निकालो? जब आपने दूसरा वाला बैग यानी E2 सेलेक्ट किया हो, तो यानी E2 के होने के बाद आपको रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, तो E2 हो गया है। अब आप रेड निकाल रहे हो, तो कितनी रेड है? 5 रेड है। कितने में से? 5 + 6 11 में से। ठीक है, ये आपको करना था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर लिखना चाहते हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी रेड कितनी, रेड की प्रोबेबिलिटी आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। क्या कर सकते हैं? पी इवन, मैं रेड को और आर से लिख देना चाहता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। अब यहाँ पे हर जगह आर मान के चलना, आर ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मतलब आर। तो पी आर हमें पता हो और पी E1 पहले हुआ तो E1 पहले, P E1 पहले हुई है और E1 के होने के बाद आपकी R हो यानी रेड निकले। यहाँ पे क्या? P E2 पहले हो चुकी है। अब जब P E2 हो चुका हो तब जाके आप क्या निकालोगे? रेड बॉल निकालोगे। दोनों को क्या करना? ऐड करना। चलो वैल्यू रख देते हैं। अब P E1 हमारा कितना है? P E1 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाई P R बाई E1 3/7 प्लस P E2 कितना है? P E2 1/2 ही है और मल्टीप्लाइड बाई P R अपॉन E2 मतलब 5/11 हो गया। ये बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी है, यानी PR तो आ चुका। नौ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालो इस बात की कि R जब हो चुका है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो, R के होने के बाद आपको बताना है कि रेड बॉल कहाँ से निकली है। रेड बॉल निकली है इसमें फर्स्ट बैग या सेकंड बैग, ये देख लो, उसी को हम लोग ऊपर लिख रहे होंगे, बैग फ्रॉम सेकंड बैग। तो यानी सेकंड नंबर का बैग ये बोल दो, यानी बी बोला गया ना, तो फ्रॉम बी या सेकंड लिख लो, चलो ऐसे। ठीक है, फ्रॉम सेकंड बैग। ठीक है, और सेकंड बैग को क्या बोला? E1 E2 बोला था ना, तो आप E2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यानी E2 होने पर। तो आप उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात करोगे। E2 का केस कहाँ पे? ये वाला पूरा केस है E2 का, ध्यान रखना, ये जो है ना पूरा E2 का केस है। इसी को आप फेवरेबल केस मान के ऊपर लिखोगे। देखो कैसे मैंने लिखा था, अगर मैंने यहाँ पे कहा था E1 है ना, तो E1 वाला ये पूरा केस ऊपर लिखा गया था। E1 हो जाए, फिर E1 के होने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऐसे मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि बैग सेकंड का सिलेक्शन हो जाए, मतलब E2 हैपनिंग करें, और E2 के होने के बाद आपकी रेड बॉल आए तो PR, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी PR। इस तरह से वैल्यू रख के निकाल लीजिए। PE2 कितना है? 1/2 है। N2 में कितना? R/E2 है 5/11। ठीक है, और इस सबको डिवाइड किससे करना होगा? PA से। PA कितना है? 1/2 इंटू में 3/7
+1/2 इंटू में 5/11, यानी बी वाला पूरा पढ़। अब आप एक चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना कि जो बच्चों इधर हमने लिखा है ये 1/2 5/11 दूसरे नंबर पे यानी सेकंड बैग वही वाला ऊपर पूरा आ गया है ना। अच्छा 1/2 आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, नीचे से कॉमन लिया ऊपर से कैंसिल कर सकते हो उसको। ऊपर क्या आ गया ओनली और ओनली 5/11 है। नीचे क्या है इसका एलसीएम लोगे 3/7 5/11, 11 3 जा 33 प्लस 7 5 जा 35, कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों और कुछ नहीं है। डिवाइड में कितना 7 इंटू 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35 और कितना 68। आई होप अप्रॉक्स आंसर कुछ ये आना चाहिए, एक्यूरेसी को अगर ध्यान में रखा गया है तो 35/68, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आपको काम करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल का किया है, बड़े आसानी से करना है, सारी चीज़ें समझ के करनी है बच्चों, ज़्यादा परेशान नहीं हो जाइए, बिल्कुल आराम से कॉपी पेन पेपर ले करके देखिएगा। इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है ना। बस यही बेस थ्योरम में करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा कुछ बेस थ्योरम में आपको पढ़ना ही नहीं है। ऐसे ही चीज़ें आपको दी जाएंगी, सब आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस बिना किए ये आपको नहीं आने वाली, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट भी है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तो बस थोड़ा करिए, जब मन करे प्रोबेबिलिटी आप तब देखिएगा, ज़बरदस्ती मत देखिएगा क्योंकि चीज़ें नहीं आएंगी आपके माइंड में। कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, माइंड पे वो थिंकिंग पावर पे पूरा जोर देना होगा। कैलकुलेशन होता है आप जबरदस्ती किसी कैलकुलेशन करते जा रहे हो जा रहा है, ठीक है, मन नहीं अधूरे मन से भी कैलकुलेशन हो जाती है, गलत हो सकती है कैलकुलेशन, लेकिन आपको पता है ना कि 7 इंटू 5 करना है, आप बेशक 35 की जगह 38 लिख दो, वो ठीक है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पता नहीं चलना कि क्या केस, आप E1 E2 नहीं सिलेक्ट कर पा रहे होगे, वही दिक्कत हो जाएगी, आपको बोरियत हो जाएगी। तो जब बिल्कुल फ्रेश हो तब 3 या 4 क्वेश्चन निकालो, एग्जाम तक होते होते आपको बहुत पकड़ हो जाएगी। 3 या 4 क्वेश्चन बेस थ्योरम के कर लो, आराम से कॉन्सेप्ट पूरा आ जाता है, लेकिन करना जब पूरे अच्छे से फ्लो में आप बैठे हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने किया था 16, ठीक है 16 किया था, यहाँ पे शायद 18 डाल दिया मैंने, हाँ 16 था बच्चों ये। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या लिखा है, कह रहा गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। देखो यहाँ फिर से बॉक्स आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, आपको 3 बॉक्स ऐसे दिए गए। अब पहला काम क्या, इन बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर इन बॉक्स के अंदर जो कुछ पड़ा उसको निकालना होगा। तो बॉक्स को जब सिलेक्ट करोगे तो 3 बॉक्स हैं, पहली इवेंट बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना, दूसरी इवेंट दूसरे को सिलेक्ट करना, तीसरे को सिलेक्ट करना, तीसरी इवेंट। प्रोबेबिलिटी भी उनकी क्या हो जाएगी, पहले 3 इवेंट हैं, 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना 1/3, तीनों की 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बिना कुछ अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है 1/3 हो सबकी हो जाएगी। कौन सा नंबर था, 16 नहीं 17 था, ठीक है ओके। तो आप ये लिख सकते हो P1 कितना, E1 क्या पहले बैग को सिलेक्ट करना, E2 क्या दूसरे बैग को सिलेक्ट करना उसकी प्रोबेबिलिटी, तीसरे की PE3, ठीक है, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, जैसे उसमें 2 बॉक्स थे 1/2 1/2 आ गया। अब सोचो अगर ये बॉक्स सेलेक्ट किया तो इसके अंदर करना क्या है, आगे को पढ़ के सेलेक्ट डिसाइड करते हैं। उसने क्या बोला है, फर्स्ट बॉक्स गिवन 2 कॉइन्स ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, दो सब में 2 2 सिक्के पड़े। फर्स्ट बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, यानी कि दोनों की G और G गोल्ड है। नेक्स्ट में कह रहा है बॉक्स सेकंड बोथ सिल्वर कॉइन्स S और S। बॉक्स थर्ड देयर आर 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, यानी G है और S है, ठीक है। अब क्या निकालने के लिए बोला उसको देखते हैं। अ पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम टेक्स आउट ए कॉइन, एक कॉइन निकालता है, इफ द कॉइन इज गोल्ड, ठीक है। तो पहले तो गोल्ड कॉइन निकले इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ट्री डायग्राम से सोच सकते हो, E1 E2 E3 ऐसे बना के, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी, है ना। फिर इसके बाद पहले से गोल्ड आए, दूसरे से गोल्ड आए, तीसरे से गोल्ड आए, इस तरह से हम लोग उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। अच्छा ये कितनी होगी, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये अगेन 1/3 1/3। शॉर्ट में ऐसे भी बेस थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी में बताया था। अच्छा जब आपने बैग सेलेक्ट कर लिया तो पहले बैग से गोल्ड निकले, गोल्ड है कितने, 2 हैं उसमें, है ना।
तो कितने होगी 2/2, आपको एक निकालना है, सॉरी एक मिनट, इन बोथ केसेस क्या कह रहा है उसने, बोथ द कॉइन्स आर प्रोबेबिलिटी दैट द इफ द कॉइन इज गोल्ड, ओके। अब जब आपने निकाला, ठीक है, उसमें दोनों के दोनों गोल्ड है ना, हाँ तो ठीक है, दोनों गोल्ड है तो क्या हो गया, दो तरह से काम हो सकता है, दो में से तो 2/2 आप 1 ही लिखोगे, सीधे डायरेक्ट बोल दिया। 100% गोल्ड है ना उसमें, तो 100% प्रोबेबिलिटी ये होगी गोल्ड ही निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अच्छा यहाँ पे कितने गोल्ड, E2 में क्या SS है ही नहीं, गोल्ड 0 है, पॉसिबिलिटी ही उसकी खत्म हो गई, 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना, 0/2 लिखो, 0 ही लिखोगे। अच्छा यहाँ पे एक गोल्ड, दो में से एक गोल्ड यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब जरा सोचो इसको लिखने का ढंग अगर जानना चाहते हो, तो मैंने ये क्या लिखा है, ये एक्चुअली लिखा है PE1। ये 1 क्या है, E1 होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। तो अब अगर बेस थ्योरम के हिसाब से आप टोटल प्रोबेबिलिटी पहले निकालोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी किस बात की, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि गोल्ड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन की हो गई PE1, मैं डायरेक्ट एक बार डिटेल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, PE1 मल्टीप्लाइड बाई PG when E1 occurred plus PE2 मल्टीप्लाइड बाई PG when E2 occurred। जैसे कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि वो कॉमन इवेंट सब में हो ही, तो जैसे यहाँ पे हो ही नहीं रही E2, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 occurred, तब जाके आपका गोल्ड आए, E3 है, ये E3 है भाई, इस तरह से। अब आपको सोचना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड तब निकालनी है, E1 क्या है बच्चों, PE1 1/3, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई PGE1, यानी कि गोल्ड आए जब E1 अकड़ कितनी 2/2 when E1 है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी 1/3 ही है, गोल्ड आए E2 होने पे है ही नहीं, 0 है, उसमें गोल्ड ही नहीं था तो है ही नहीं, प्लस यहाँ पे कितनी 1/3 PE3, गोल्ड आए E3 अकर पे यानी कि 1/2। अब आपको PA पता चल गया, अब आपको निकालना है क्या है, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि आपका गोल्ड आया तो है, लेकिन वो बैग नंबर सेकंड से आए, सेकंड या थर्ड जो भी कहता उससे निकालते हैं, सेकंड से कहाँ से निकलेगा, उसमें तो है ही नहीं गोल्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड सेकंड से आए, थर्ड कौन सा नंबर था, 17, 17 में क्या पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन बॉक्स इज ऑल्सो, ठीक है, दैट द अदर, अच्छा उसने थोड़ा अलग ढंग से लिखा है वही तो देखो बहुत अच्छा इसने सेंटेंस लिखा है, इसको सीखो जरा, क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो द क्वाइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, कौन सा, अदर क्वाइन, दूसरा वाला क्वाइन भी गोल्ड है, ठीक है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालो। इसका मतलब क्या हो गया, उसने कहाँ से दूसरा वाला जब सेलेक्ट करेगा तो कौन सा बॉक्स होगा जिसमें दूसरे नंबर पे गोल्ड निकले, अगर पहला गोल्ड निकल आया तो दूसरा भी गोल्ड होने के चांस तभी हो सकते हैं जब दूसरा सिक्का गोल्ड का होना जरूरी है, तो दूसरे वाले सिक्के के गोल्ड यहीं पे चांसेज हैं तभी तो निकलेगा, यहाँ पे तो नहीं निकलेगा, यहाँ भी नहीं निकलेगा, तो ये वाला केस है केवल जब दूसरा वाला गोल्ड निकल सकता है यहाँ से। इसका मतलब कौन सा बैग सिलेक्ट करने कह रहा है, बैग नंबर 1 कह रहा है, तो ये थोड़ा सा की पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपको बैग 1 से निकालना है, यानी E1 अकरेंस हो जब, तो आप लिख रहे होंगे E1 के होने का पूरा फेवरेबल केसेस ऊपर PE1 और क्या PG व्हेन E1 अकर्ड, इस तरह से मल्टीप्लाइड करने के बाद अपॉन में क्या लिख देंगे, PG लिख देंगे, ठीक है, ये लिख देंगे, PG कितना पूरा ये रहा, तो ये पूरा 0 इसको हटा ही देना, 1/3 इंटू में 1 प्लस 0 में लिख दे रहा हूँ, ये पूरा 0 हो गया, और 1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और 1 वाला पार्ट पूरा ऊपर कर दो, क्या है 1/3 इंटू में 1 है, ये हो गया 1/3, ये कितना हो गया 1/3 प्लस ये हो गया 1/3 इंटू 1/2, ऊपर से 1/3 कॉमन ले लेते हैं,
नीचे से भी 1/3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा 1 + 1/2, कैंसिल कर दो। 1/1 + 1/2 कितना हो गया 3/2 हो गया, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, हो जाएगा 2/3। अब इसको जैसे सॉल्व करते आपकी मर्जी, आप चाहो तो यही एलसीएम लेके पूरा सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। ये कितना ऐसे मतलब जैसे सॉल्व करना चाहो आपकी मर्जी, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कोई टफ नहीं है, सब आसान है। तो इस तरह से चीज़ें बच्चों हो रही हैं आपकी किसमें, बेस थ्योरम के एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो सब आसान है, बस आपको करना आना चाहिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो सब अच्छा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही है बच्चों, है ना। तो इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल का जो है उसे उठाने की कोशिश करते हैं और समझिए लास्ट में कैसे बेस थ्योरम आपको यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है, चलो एग्जाम्पल 19 देखते हैं। 19 में कह रहा है इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन ABC, 3 मशीन है ABC जो कि मैन्युफैक्चरिंग किस बात की करती हैं, बोल्ट बनाती हैं, समझते हो ना बोल्ट। रेस्पेक्टिवली 25%, 35, 40, 40, 30, 25, 60 हो गया, 60, 40, 100, ठीक है। परसेंटेज पूरा 100 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी की कहीं प्रोबेबिलिटी गायब नहीं है। चलिए, ये बनाता है 25%, ये बनाता है 35%, ये बनाता है 40%, ओके। ऑफ देयर आउटपुट 542%, अच्छा 5%, 4%, 2% रेस्पेक्टिवली होना चाहिए, नहीं तो ऑर्डर गड़बड़ ना हो जाए कहीं। 542 रेस्पेक्टिवली। डिफेक्ट्स बोल्ट्स, ये बच्चों डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective, ठीक है। डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव ही तो हमें गिवन है सबका, डिफेक्टिव परसेंट गिवन है। तो डिफेक्टिव होने के पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो आसान हो गया, सारा सब कुछ करना ही नहीं। पहले बच्चों ए होती इवेंट है, उसके बाद ए होने के बाद डिफेक्टिव ढूंढा जाएगा। मतलब पहले तो मशीन बोल्ट बनाए, मशीन के बोल्ट बनाने के बाद क्या होगा, उसके बनाए हुए हिस्से में से ही तो हम लोग ढूंढेंगे कौन सा डिफेक्टिव है। तो पहले कौन अगर हो जाएगा 25% वाला, ये वाला इवेंट है ना, E1 है, ये E2 है, ये E3 है, यानी ABC की जो प्रोबेबिलिटी वो ये। तो आपको सब कुछ दिया है यहाँ, परसेंट का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी ही है। 25% 25/100 एक्चुअली आपको ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया। 5% 5/100। तो मैं अगर आपसे बस इतना पूछूं PE1 कितना है, आप बोर्ड भरने के लिए बेशक लिखो PE1 है 25/100। PE2 कितना है, PE2 आपका हो गया 35/100। PE3 कितना है 40/100। अब आपने E1 अकर हो गई, यानी मशीन ए अगर चली है तो उसके बाद उससे डिफेक्टिव फीस बनने शुरू हो गए, 5% डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव परसेंट व्हेन E1 अकर्ड, प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब डिफेक्टिव व्हेन E1 अकर्ड कितना 5%, 5/100। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन E2 अकर्ड कितना 4%, 4/100। लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन E3 मशीन यानी कि तीसरी वाली मशीन चलती कितना 2%, 2/100। चलिए आप क्या करें, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी डिफेक्टिव निकले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, तो कैसे आएगी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लिखोगे PE1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन E1 अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अकर्ड हो जाए तो डी की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अकर्ड तो डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस तरह से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आ जाएगी किस तरह से, देखो बच्चों 25
अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाई 5/100 प्लस इसके बाद क्या 35/100 मल्टीप्लाइड बाई 4/100 प्लस में 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/100 इतना आपका आ चुका है। दिस इज पीडी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस की आ चुकी है, डिफेक्टिव बोल्ट। आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि उसने कौन सी मशीन से बोला है ABC में। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, मशीन बी से निकले, ठीक है ना। तो मशीन बी में क्या ऐसा है, मशीन बी ये रही आपकी, इनको बारे में सोचना है। तो ये वाला फेवरेबल केसेस यानी कि दूसरे नंबर पे जो लिखा है ये वाला है ना, ये ऊपर आपका आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है मशीन बी से डिफेक्टिव पीस निकला है। तो अब आपको बस यहाँ पे रख देना है, मशीन बी तो था, ठीक है मशीन बी ही है। मशीन बी या कह दो कि E2 आकार हो रही है ना, मशीन बी आप लिखें या फिर E2 के अकरेंस पे, हमने E1 E2 बोल रखा है तो आप E2 के होने पे निकालोगे। तो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी 25/100, फिर से लिखना पड़ेगा, इनटू में 5/100 प्लस में 35/100 इनटू में 4/100 प्लस 40/100 इनटू में 2/100। अच्छा बी क्या है वो लिखते हैं, बी में आपका लिखा है 35/100 इनटू में 4/100। आप ऊपर से दोनों को 100 अगर कॉमन ले रहे हो तो 2 बार 100 ऊपर से कॉमन आएगा, जो नीचे से 2 बार 100 जो कॉमन लोगे सारा कट जाएगा, ठीक है। सब टर्म से नीचे से 2 बार 100 कॉमन आ गया और इस तरह से आप सॉल्व कर रहे होंगे। कितना आएगा 35 इंटू 4 आ जाएगा 170 140, ठीक है 140 हो गया। नीचे के देखो जरा 25 इंटू 5 करोगे, 35 इंटू 4 करोगे, 40 इंटू 2 करोगे तो 25 इंटू 5 125 प्लस ये ऊपर वाला ही 140 प्लस 80। अब इसको सॉल्व करके आपको लिखना है, बस आपको डिजिट देख लेने क्या हमारे मैच कर रहे हैं सारे डिजिट्स, ठीक है। डिजिट कैसे मैच करेंगे, उन्होंने डेसिमल में कर रखा है, चलो फिर निकालते हैं बच्चों। डेसिमल में कर रखा है तो क्या हुआ, इस पे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। 140 तो ठीक ही है, कुछ करना ही नहीं, ऐड करते हैं 5 और कितना 10 14 1 कैरी 1 2 3 345 कितना आ रहा है, कुछ आइडिया दे दो। 140/345 आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। अब इसको हमें कैंसिल करना है, 5 से दोनों कट रहे होंगे और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, 5 तो दोनों में है, ठीक है। 5 से जैसे काटेंगे तो आ जाएगा 14 का डबल 28 हो जाएगा ऊपर, 5 6 बार में 5 9 बार में 69, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर था, ओके। तो ये आपका फाइनली आंसर है, आप समझ सकते हो। यहाँ से इसके बाद हमने इधर लिखा है, तो कुछ इस तरह से ये आपका सेशन था बच्चों। सब कुछ आसान है बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई मैथ का बच्चों सोल्यूशन तो होता नहीं है ना। तो सब चीज़ें आसान है, बस करते रहिए, बार बार करिए, सबके साथ सेशन को शेयर जरूर करना है। अब प्रोबेबिलिटी में लगभग मैंने जो भी था कॉन्सेप्ट आपका पूरा करा दिया। इस साल जो भी सेशन आपका प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए था, मतलब कि जो आपका सिलेबस है डिलीटेड पोर्शन लगभग मैंने छोड़ा ही दिया है। अच्छा है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान से पढ़िएगा, जब आपको मन करे बार बार चीज़ों को देखिएगा। पकड़ आपके लास्ट के जो 2 लेक्चर हैं 7 और 8, इन पे अच्छे से करिएगा। साथ में टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बताई गई है, उस पर करिएगा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी पूरा इंपॉर्टेंट, हर एक को देखिएगा। बेसिक अगर आपको आता है तो मत देखिएगा, ठीक है, लेकिन बेसिक तब देखिएगा जब आपको इवेंट ही नहीं पता है। आप अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भूल जा रहे हो, नहीं पता है, तो बच्चों प्रॉब्लम होगी। एग्जॉस्टिव क्या है, प्रॉब्लम होगी, है ना। डिसजॉइंट सेट क्या है, प्रॉब्लम होगी, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, वो भी कभी कभार आ जाता है। प्रूव दैट 2 नंबर में आ सकता है बच्चों आपसे। तो बस यही सारा मैथ में था। मैंने टर्म 2 का जो भी सिलेबस मैथ का लगभग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बच्चों, ठीक है, आपको सही से देने की। बस आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे चाहिए। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ, पूरा मैंने अपने आप से जो मुझे आता था मैंने आपको दिया है। कुछ चीज़ें डिटेल में हो सकती है कि ना दे पाए हों, फिर भी मैंने
आपको अगर देखो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वेक्टर अलजेब्रा हो, 3D हो, प्रोबेबिलिटी भी 8 लेक्चर हमने करे हैं। एरिया रेटू सर जो है आपका चैप्टर, यानी कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, वो भी काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। बस आप देखते रहिए, बार बार करिए। बाकी मेरा ऑल द बेस्ट आप सभी को है, अच्छे सेशन आपके लिए दिए गए हैं। अच्छा सा कमेंट हमें आप दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच यहाँ के लिए।